नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और उधार की सीमा की शर्तों से मुक्त करने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा है कि राज्यों के लिए दी गई जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार की सीमा को सभी शर्तों से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा है कि दी गई सुविधाएं कई शर्तों और मापदंडों पर आधारित होने के कारण संसाधनों की कमी की समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही सीएम ने कहा है कि केंद्र के द्वारा जारी आर्थिक पैकेज अर्थव्यवस्था को उबारने और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहा है। बघेल ने कहा है कि गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, वेतनभोगियों को नियमित वेतन और सभी के लिए समुचित स्वास्थ्य सेवाएं राज्यों की प्राथमिकताएं हैं। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं कि इस पत्र में और क्या जिक्र किया गया। सुरेंद्र, देखिए पुनीत, जिस तरह से इस पूरे पत्र में एक चीज का जिक्र ये किया गया है कि जो आर्थिक स्थिति है वो प्रदेश की ठीक नहीं है, जिसके चलते क्योंकि यहाँ पर जो नियमित कर्मचारी हैं, वेतनभोगी हैं, उनको वेतन दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनको संचालित करने के लिए जो पैसा खर्च होता है उस पर पैसा खर्च हो रहा है। साथ ही जो राशन के जो कार्डधारी हैं उनको राशन देने की जो बात हो तो उनको राशन मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही जिस तरह से जो खाद्यान्न को लेकर जो एक योजना है केंद्र की कि यहाँ पर क्योंकि डिजिटलाइजेशन बहुत जगह पर नहीं हो पाया है तो उसका भी जिक्र इस पत्र में किया गया है कि जो सुदूर वनांचल इलाका है, जो नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर अभी डिजिटलाइज करने के लिए जो कार्ड बनाए गए थे वो कार्ड अभी तक बने नहीं है। तो वहां पर अगर डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, अगर वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड का अगर फार्मूला यहाँ पर लागू होता है तो काफी दिक्कत होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पत्र भी लिखा था और इस पत्र में भी जो वित्त मंत्री को पत्र लिखा गया है उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री भी है छत्तीसगढ़ के और जो केंद्रीय वित्त मंत्री जो सीतारमण को पत्र लिखा है उसमें साफ तौर से इन चीजों को इंगित किया है कि यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति, क्योंकि अभी आय के जो साधन है वो नहीं सुचारू रूप से शुरू हो पाए हैं, क्योंकि अभी जिस तरह 17 मई से ही जो उद्योग का जो शुरू किया गया है, लेकिन वहां से जो पैसा मिलना चाहिए वो अभी क्योंकि आय के रूप में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारी छूट रियायत उद्योगों को दी गई हैं। मजदूर काफी संख्या में जो वापस आए हैं, 4 लाख तकरीबन मजदूर वापस आने हैं छत्तीसगढ़ में, तो उनके रहने के लिए उनकी सुविधा के लिए, खासकर रोजगार मुहैया कराने के लिए जो व्यवस्थाएं करनी है, यहाँ पर तमाम वो चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करना है, क्योंकि जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है छत्तीसगढ़ की, तो उसको कैसे मजबूत करना है उस पूरे पत्र में जिक्र किया गया है। साथ ही मांग भी की गई है कि जिस तरह से जो यहाँ पर जो वित्तीय स्थिति खराब हुई है लगभग सारे देश में सभी राज्यों की स्थिति वही हाल है कमोवेश, तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है उस पे जो टैक्सेस की जो छूट है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब कई सारी बातों का जिक्र किया गया है इस पत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुरेंद्र। रायपुर के बीरगांव में लोगों की पिटाई के मामले में डीजीपी डीएम अवस्थी सख्त हुए हैं। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईजी और एसपी को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बीरगांव में पुलिसकर्मियों ने लाठी से लोगों को बुरी तरह से पीटा था। इसका वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना को सीएम भूपेश बघेल ने भी अमानवीय बताया था। कोविड के दौरान और पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ पुलिस का मानवीय और पहलू रहे, इस बारे में हमने बराबर प्रयास किया और लगातार निर्देशित करते रहे। अभी हाल ही में जो घटना है, कुछ एक आध हुई बिलासपुर में, उसमें टीआई को सस्पेंड किया था और ये वाली घटना जो कल आई है वीडियो मीडिया के माध्यम से जब वायरल हुआ तो उसके बाद मैंने फिर एक निर्देश जारी किए हैं कि अब कोई पुलिसकर्मी इस प्रकार से यदि कोई मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो आपराधिक प्रकरण में। सुरेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, बेहद ये तस्वीरें जो थी वो वाकई में चिंताजनक थी कि पुलिस का ऐसा कैसा रवैया हो सकता है। डीजीपी ने इसमें सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। क्या कार्रवाई अभी तक देखने को मिली? देखिए, जिस तरह से डीजीपी ने इसमें निर्देश दिए हैं और इसमें साफ तौर से पहला तो ये उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो घटनाएं प्रदेश में अगर दोबारा इस तरह से अमानवीय घटनाएं पुलिस के द्वारा कहीं भी होती है
तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित पुलिसकर्मी पर एफआईआर की जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके बाद उसको सस्पेंड किया जाएगा पहले, उसके बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से जो अमानवीय जो घटना सामने आई थी, जिसमें एक जो टीआई सीधे महिला और एक उसके जो बच्चे थे उस पर लाठी से बर्बरतापूर्वक जो लाठी भांजी थी, उस पे इस पे सख्त ये निर्देश दिए हैं कि इस पे विभागीय जांच होनी चाहिए और तुरंत जांच करके इस पे तुरंत एक्शन लेने की बात उस पत्र में जो निर्देश दिए हैं, जो आज पत्र डीजीपी ने जारी किया है सभी आईजी को, सभी एसपीज को, इसके निर्देश दे दिए गए कि दोबारा इस तरह की जो पुलिस के द्वारा जो बर्बरता या पुलिस के द्वारा मारपीट की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग की बात छत्तीसगढ़ पुलिस कहती थी, उस पर यह बहुत बड़ा धक्का लगा है और लगातार जिस तरह से घटनाएं बड़ी हो, चाहे बिलासपुर की घटना हो, चाहे छत्तीसगढ़ में अभी राजधानी रायपुर की घटना हो, तो इस तरह से घटनाएं दोबारा ना हो, इसीलिए निर्देश दिए हैं। खासकर कि जिस तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग की बात छत्तीसगढ़ पुलिस करती है, तो उस पे कहीं ना कहीं धक्का ना लगे और इस पे जो अच्छा काम पुलिस कर रही है तो वो सामने आना चाहिए। उनकी भी इसमें कहीं ना कहीं जो भूमिका है वो धूमिल होती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बात कोरोना की कर लेते हैं। तो कोरोना की रफ्तार थोड़ी सी धीमी जरूर हुई है। आज अब तक महज 14 नए मरीज मिले हैं, जिसमें रायपुर से 7, बलौदाबाजार से 3, राजनांदगांव से 2, बेमित्रा से 1, जांजगीर से 1 नए मरीज की अभी तक पुष्टि हुई है। 12 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब भी रहे हैं और अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 859 हो गई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 1211 पर पहुंचा हुआ है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, आज का दिन राहत भरा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, आज थोड़ी सी राहत है, लेकिन कल तक और आगे आने वाले दिनों तक अगर यही स्थिति रहती है तो हम ये कह सकते हैं पूरी तरह से कि ये राहत वाली बात है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए तकरीबन 10 दिन बाद राहत भरी खबर आई कि दर्जनों के मामले में जो रोज दर्जनों के मामले जो नए मरीजों के आते थे, वो आज 14 तक सिमट के रह गए, जबकि साथ ही साथ 12 मरीजों ने कोरोना को मात देने में सफल हुए, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि जो आंकड़े हैं कुल मरीजों के वो 1200 के पार पहुंच चुके हैं, तो चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात इसलिए भी पुनीत क्योंकि अभी भी क्वारंटाइन सेंटर में 2 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं और ऐसे में संक्रमण का दायरा जब बढ़ेगा तो कैसे नियंत्रित किया जाएगा, कैसे उनकी जांच पड़ताल की जाएगी, बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तेजी के साथ कोरोना ने पैर पसारे तो इस दिनों पे आज उस पर ब्रेक लगा है और उम्मीद यही है, विशेषज्ञों का भी यही कहना है, डॉक्टरों को यही कहना है कि आने वाले समय में अब जो है वो धीरे धीरे इसमें कमी आएगी और एक कुछ दिनों के बाद इसमें स्थिरता आएगी। लेकिन देखना होगा कि तमाम दावे कितने सच्चाई में बयां होते हैं, क्योंकि अभी रात का एक रिपोर्ट आना बाकी है और कल तक देर रात तक जो पुष्टि होती है उसमें मरीजों की संख्या और कितनी बढ़ती है या फिर 14 पे भी आज की तारीख में स्थिर रह जाती है। शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के। इधर सुकमा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सीआरपीएफ के सामने इन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं, आत्मसमर्पण किया है। कोंटा में इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभी पर कई हमले में शामिल होने का आरोप है। पुनर्वास नीति जो सरकार है, इससे प्रभावित होकर इन्होंने अपने हथियार डाले हैं, सरेंडर किया है। बात ट्विटर वॉर की करते हैं तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और मौजूदा मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच ट्विटर वॉर छिड़ा है। अजय चंद्राकर ने कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्विटर के जरिए ही निशाना साधा है। सिंहदेव ने लिखा है कि चंद्राकर चाहते हैं कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ें। सवाल करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार से करें, जिनकी वजह से मामले बढ़े हैं। इधर रायपुर में एक छात्र के घर में घुसकर उसकी पिटाई का मामला सामने आया है। मामला राजधानी के राजेंद्र नगर इलाके का है, जहां पर बीकॉम के छात्र को निगरानीशुदा बदमाशों ने घर में घुसकर उसके घर से बाहर निकाला और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई भी की। बताया जा रहा है कि कार में आग लगने की गलतफहमी की वजह से बदमाशों ने छात्र की पिटाई कर दी। मारपीट करने वाला बदमाश पवन डोटवानी और उसके साथी बताए जा रहे हैं। पवन के खिलाफ राजेंद्र नगर समेत कई सारे थानों में मामले दर्ज हैं। वारदात के बाद पुलिस ने पवन और उसके 7 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।
और इधर कवर्धा में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। ये लोग महाराष्ट्र से लौटे मजदूर हैं। इन्हें क्वारंटीन किया गया था और जांच के लिए इनके सैंपल रायपुर एम्स भेजे गए थे। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 95 हो चुकी है, जिनमें से एक्टिव मरीज 82 हैं, जिनका इलाज रायपुर के एम्स और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। इसके बाद मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे हालात सामान्य होने भी शुरू हो रहे हैं। अब प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लगी रोक भी हटा दी है, जिसके बाद सुकमा जिला मुख्यालय स्थित काली मंदिर के गेट खुल गए और सुबह सुबह यहां आरती की गई। वहीं कोरोना काल में गांव में चल रहा मनरेगा काम का निरीक्षण करने पहुंचे जिला पंचायत सीईओ संजय कनौजिया ने ग्रामीणों का मनोबल बढ़ाया और श्रमिकों के साथ श्रमदान भी किया। मजदूरों की समस्याओं को सुना, साथ ही तत्काल उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। आपको बताएं कि कोरोना के चलते ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने गांव-गांव में मनरेगा के काम शुरू करवा रखे। इधर प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में एक हाथी का शव मिला है। इन दिनों हाथियों का अलग अलग दल घूम रहा है। जहां धर्मपुर इलाके में 18 हाथियों का दल पिछले 2 दिनों से डेरा जमाए हुए है। गणेशपुर इलाके में इसी दल के एक मादा हाथी का शव आज मिला है। मादा हाथी की मौत की वजह हाथियों के बीच आपसी मुठभेड़ बताई जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और जांच में जुट गया। सुकमा में अर्बन नक्सल के चयन में पुलिस जवान भी शामिल हैं। पुलिस ने कारतूस सप्लायर के साथ एक एएसआई और प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से पुलिस को नक्सलियों को गोला बारूद सप्लाई की इत्तला मिली थी। इसके आधार पर पुलिस ने मनोज शर्मा और हरिशंकर गोटाम को 395 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने गणेश कुंजाम और आत्माराम नरोटी को 695 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपों के मुताबिक इन्हें एएसआई और प्रधान आरक्षक ने गोलियां सप्लाई की थी। जो पूरा मामला था 4 जून को, जिसमें 2 लोगों को सुकमा में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था कारतूसों के साथ में। उस मामले में एसआईटी गठित करके जांच की जा रही है और जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए, जिसमें पुलिस महकमे के 2 लोगों के नाम भी सामने आए। एक एएसआई हैं और एक हेड कांस्टेबल है। इन दोनों को आज हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद में हिरासत में लेकर के जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। इधर लॉकडाउन खत्म होते ही जिले में पदस्थ सीआरपीएफ के जवान अब लौटना शुरू हो चुके हैं। करीब 2500 जवान अवकाश पर थे। अब वे सभी जवान वापस अपनी ड्यूटी पर लौट रहे हैं, जिसमें कई जवान रेड और ऑरेंज जोन के रहने वाले हैं। ऐसे में इन जवानों को जिला मुख्यालय में क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य जांच और क्वारंटीन खत्म करने के बाद इन्हें कैंपों में भेजा जाएगा। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित इलाके को देखते हुए क्वारंटीन सेंटर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जिले में सीआरपीएफ के जवानों की बड़ी संख्या है जो अभी लौट कर आने हैं और ऐसे जवानों को एहतियातन हम लोग एक पृथक रूप से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जो सीआरपीएफ कैंप से पृथक है और उनको वहाँ पे रखा जा रहा है। उनकी लगातार टेस्टिंग की जा रही है रैपिड टेस्ट के माध्यम से एवं आरटीपीसीआर के माध्यम से। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कवर्धा के चिल्फी थाने के 9 पुलिस जवानों को क्वारंटीन किया गया है। ये सभी जवान कोरोना संक्रमित पाए गए आरएमए और लैब टेक्नीशियन के संपर्क में आए थे। सभी को किसी से मिलने जुलने से रोका गया है। सभी 14 दिन तक के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। कोरोना जांच कर इनके सैंपल लिए गए हैं इसके लिए और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वे काम पर लौट पाएंगे। इधर कोंडागांव में पुलिस के जवानों का तनाव कम करने के लिए स्पंदन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जवानों के अवसाद और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग और खेलकूद का आयोजन करवाया जा रहा है। संवेदनशील एरिया में तैनात जवान अचानक आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या तक कर लेते हैं।
लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने जवानों को आत्मघाती कदम उठाने से रोकने के लिए स्पंदन योजना की शुरुआत की। पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा स्पंदन अभियान के तहत जो है एक योजना बनाई गई है, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों में व्याप्त मानसिक तनाव को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के खेलकूद और योगाभ्यास इत्यादि करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में अभियान के तौर पर इसको चलाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। लेकर सरकार और सिस्टम के खिलाफ लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। सरगुजा जिले में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सरगुजा जिले में मोबाइल, लैपटॉप जैसे माध्यमों से ऑनलाइन पढ़ाई का अभिभावक संघ ने विरोध किया, तो वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई। लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन पढ़ाई सिस्टम बच्चों के लिए मुसीबत और अभिभावकों के लिए खर्च का अंबार बन गया। उधर निजी स्कूल प्रबंधन शासन के निर्देश के बाद ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे। अभिभावक संघ ने कलेक्टर सरगुजा के माध्यम से मुख्यमंत्री से इस सिस्टम को बंद करने का आग्रह किया है। कोरबा के पानी टंकी स्थित जोन कार्यालय में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 25 पात्र हितग्राहियों को आबादी पट्टा वितरित किया। कोविड-19 के कारण पट्टा वितरण कार्य बंद करना पड़ा था। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आबादी पट्टा राजस्व मंत्री ने हितग्राहियों को प्रदान किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। अहम फैसले लिए गए हैं। 1.5 साल के कार्यकाल में बहुत से चुनाव आए, तो उन चुनावों के बावजूद भी, उसके बाद ये कोविड की समस्या, उसके बाद भी हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं और इसी प्रकार लगातार आगे भी काम करते रहेंगे। सरगुजा जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामान्य सभा की बैठक हुई और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में जिला पंचायत सीईओ, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के साथ पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद थे। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने मीडिया को बताया कि जिला पंचायत सदस्यों की यह पहली बैठक है। इस बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराया है। जिला पंचायत के सदस्यों ने, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने मेरे ख्याल से एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्णय लिया कि हम कोविड के समय भी अब औपचारिक रूप से जिला पंचायत की शपथ लेने के बाद कार्य की भी जिम्मेदारी ले लें। उनके शपथ भी हो गया, उनके समितियों का गठन भी हो गया, लेकिन बैठक के माध्यम से जो निर्णय होने थे उसमें आगे आके उन लोगों ने काम चालू किया है, तो वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। निर्णय उनको लेना है। इधर राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया रायपुर के समता कॉलोनी में, जहां पर 3 कुत्तों ने एक महिला पर हमला बोल दिया और महिला को जख्मी कर दिया। कुत्तों ने उस वक्त हमला किया जब महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। किसी तरह महिला कुत्तों के चंगुल से निकलकर भागने में कामयाब रही। महिला पर कुत्तों के हमलों का यह मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। तस्वीरें देखिए। और इधर मुंगेली जिला बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी। इसमें प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर घर घर जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए महासंपर्क अभियान की जानकारी दी गई। मुंगेली से विधायक पुन्नूलाल मोहिले और बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सवर्णी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई। कवर्धा में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसी के चलते कवर्धा के महाराजपुर स्थित कन्या शिक्षा परिसर को कोविड केयर सेंटर के रूप में बदला जा रहा है। यहां पर 200 बेड तैयार किए जा रहे हैं ताकि संख्या बढ़ने पर संक्रमित मरीजों को शुरुआती तौर पर यहां पर रखा जा सके। कलेक्टर रमेश शर्मा ने कन्या शिक्षा परिसर का दौरा कर स्वास्थ्य अमले को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। इधर कवर्धा के चिल्फी में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इन पर नक्सलियों को पैसा पहुंचाने का शक है। दोनों संदेहियों से 7,10,000 रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस को पूछताछ में
इन्होंने बताया कि वे देसाई बीड़ी के मैनेजर मन्नू भाई पटेल हैं और उसका साथी तेंदुपत्ता फंड मुंशी है। तेंदुपत्ते का भुगतान करने के लिए ये गांव जा रहे थे और तभी पुलिस ने उन्हें रोककर थाने ले आई। पुलिस को मुखबिर से दरअसल खबर मिली थी कि बीड़ी व्यवसायी नक्सलियों को पैसा पहुंचाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर काफी असर हुआ है। लॉकडाउन की वजह से समाज के हर वर्ग को आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अन्नदाता किसान सबसे ज्यादा परेशान है। जशपुर में लॉकडाउन के दौरान किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। किसानों की फसलें नहीं बिक रही, जिसकी वजह से किसान अब फसल लगी खेतों में मवेशियों को छोड़ रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, उस पर देखिए जवाब तो देना होगा। नमस्कार।